दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सेक्शन 168। इससे पहले बच्चों हमने किया था सेक्शन 164 और उसमें हमने किया डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद हमने सेक्शन 167 किया जिसमें हमने वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर किया। और आज हम उसी तरह का एक और सेक्शन कर रहे हैं। ये सेक्शन क्या है? रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, कि कैसे एक डायरेक्टर अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है। ये सब बातें हम आज के इस सेशन में सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। और मैं सिंपल पॉइंट्स में इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आपने सेक्शन 168 का रेफरेंस इन पॉइंट्स पर आप दे सकते हैं अगर एग्जाम में इनके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले रेजिग्नेशन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए बेटा, अ डायरेक्टर में रिजाइन। तो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि एक डायरेक्टर रिजाइन करना चाहता है ऑफिस से? हाँ, रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। तो पहले कंपनी को एक नोटिस भेजना पड़ता है भाई। अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है। मुझे ये आप मत समझिए कि आप मुझसे डिस्टेंट पे बैठे हैं, ठीक है। ये आपका एक ऑब्लिगेशन है कि जहां दूरी ज़्यादा है तो वहां ईमानदारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लिखिए बेटा, आप डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए, आप केवल सुनिए मत। आप लिखेंगे तो आपको एक होलसमनेस की एक फीलिंग आएगी कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस। तो गिविंग नोटिस, अब यहाँ पे नोटिस की हम बात करें, आप किसी को कोई नोटिस देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे? ठीक है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। वो ओरल भी हो सकता है, वो राइटिंग भी हो सकता है। तो डायरेक्टर को नोटिस कैसे देना है? अ डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग, यानी ओरल नोटिस से काम नहीं चलेगा। इन राइटिंग टू द कंपनी, इन राइटिंग टू द कंपनी। ये बात, पहली बात बेटा हमें समझ में आई, शाबाश। और दूसरी बात हम इसमें सीखेंगे, शाबाश, सच नोटिस must be given to the company। और ये नोटिस आपको कंपनी को देना है, किसी और को, थर्ड पार्टी को ये नोटिस नहीं देना। सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू द कंपनी एंड नोट टू द थर्ड पर्सन, नोट टू द थर्ड पर्सन। तो कंपनी पे आप नोटिस कैसे सर्व कर सकते हैं, तो ये आप अच्छे से जानते होंगे कि कंपनी पे नोटिस सर्व कैसे किया जाता है। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट है ला की कि कंपनी पे आप नोटिस सर्व करें, तो उस तरह से कंपनी पर नोटिस सर्व करना है, ना कि आपको उसे किसी थर्ड आदमी को दे देना है, ठीक है। थर्ड पर्सन यहाँ कौन हो सकता है? ठीक है, थर्ड पर्सन यहाँ कौन हो सकता है? तो आप लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जो कंपनी और डायरेक्टर के अलावा है, सब क्या है? थर्ड पर्सन। कंपनी के बिहाफ पे जो नोटिस रिसीव करेगा उसे हम थर्ड पर्सन नहीं कहेंगे। यह एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ थर्ड पार्टी। अगर एक डायरेक्टर अपना रेजिग्नेशन क्रेडिटर को देता है तो ये कंपनी को नोटिस नहीं माना जाएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है बेटा। और जब कोई डायरेक्टर इस तरह से रिजाइन करे, ठीक है, तो कंपनी क्या रिएक्ट करेगी? कंपनी मतलब डायरेक्टर्स क्या रिएक्ट करेंगे उस पर? आइए इस चीज को देखते हैं थर्ड पॉइंट में। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस, ऑन रिसीट ऑफ नोटिस,
ठीक है। जैसे ही नोटिस मिलेगा, नोटिस कौन सा, नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन, और जैसे ही रेजिग्नेशन का नोटिस मिलेगा, बोर्ड शेल, तो बोर्ड शेल, देखो जहाँ पे शेल वर्ड आता है तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि ड्यूटीज हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए साइड में कहीं पर, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिसीट ऑफ रेजिग्नेशन बाय अ डायरेक्टर। आइए, तो यहाँ पे हम डिफरेंट ड्यूटीज को मेंशन करेंगे। तो पहली बात, ये इस चीज को फॉर्मल तरीके से, इस चीज को एक कंपनी के बुक्स में एक इस बात का नोट बनाएंगे, टेक नोट ऑफ द सेम, वो इस चीज को नोट करेंगे। ठीक है, नोटिस को उठा के कहीं रख नहीं देंगे, कंपनी के रिकॉर्ड्स में इस चीज को वो नोट करेंगे। दूसरी बात, इंटीमेट टू आरओसी, उनकी ड्यूटीज है, यानी ये उन्हें करना पड़ेगा, यहाँ चॉइस नहीं है, शेल वर्ड यूज हुआ है, देखो बेटा चॉइस नहीं है, ध्यान से समझ लेना। इंटीमेट टू आरओसी यानी अगर डायरेक्टर्स को ये लगता है कि नहीं भाई इसे रिजाइन नहीं करना चाहिए, तो क्या वो ये काम नहीं करेंगे? नहीं, उन्हें ये काम फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहां शेल वर्ड आया है। इंटीमेट टू आरओसी इन फॉर्म, ध्यान से आप नोट करेंगे, फॉर्म DIR 12, टाइम पीरियड भी यहां नोट करेंगे आप, विद इन DIR फॉर्म DIR 12 विद इन 30 days from the receipt of notice, receipt of notice of रेजिग्नेशन। 30 दिन के अंदर वो ये काम करेंगे। शाबाश। आइए फर्दर हम इसे लेकर चलेंगे, इस कंसेप्ट को, क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी डायरेक्टर्स की। ठीक है, और नेक्स्ट है पोस्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को पोस्ट करेंगे ऑन इट्स वेबसाइट्स, यानी कंपनी की वेबसाइट पर डाल देंगे इस नोटिस को विद इन 30 days, और ये काम कब करना है? विद इन 30 days आपको कंपनी की वेबसाइट पर ये काम कर देना है, डाल देना है, इस इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना है। प्लेस द फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, अगली ड्यूटीज लिख लीजिए बेटा। प्लेस द फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स laid in immediately following, laid in वर्ड यूज कीजिए immediately following जनरल मीटिंग आपने ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिखना है। तो प्लेस द फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेड इन इमीडिएटली ऑफ इट्स कंपनीज जनरल मीटिंग, तो कंपनी की जनरल मीटिंग में यहाँ पे इसे प्लेस कर देना है। ठीक है, आइए हम एक बार दोबारा से देखें कि क्या क्या ड्यूटीज हैं। टेक नोट ऑफ द सेम, इंटीमेट टू आरओसी इन फॉर्म नंबर 12 विद इन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे नोट किया, पोस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट,
वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन वो पोस्ट कर देते हैं। कितने दिन का टाइम है? विद इन 30 डेज। प्लेस द फैक्ट ऑफ रेजिग्नेशन इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेड इन इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब उसके बाद जो भी कोई भी जनरल मीटिंग होगी तो वहाँ पे उस चीज़ को प्लेस करेंगे, उस चीज़ को रखी जाएगी रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए। तो आइए बेटा, इसका हम थर्ड पॉइंट अब नोट करेंगे। सेक्शन 168 में हमने इन्हें पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप इसे समझने में आसानी आपको होए। अब यहाँ पे रिजाइनिंग डायरेक्टर की हम करेंगे। शाबाश, लिख लीजिए बेटा यहाँ पे विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, जब आपकी डेट ऑफ रेजिग्नेशन थी तो उसके 30 दिन के अंदर द रिजाइनिंग डायरेक्टर, जो आदमी रिजाइन कर रहा है एज अ डायरेक्टर, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी है द रिजाइनिंग डायरेक्टर शेल फॉरवर्ड। देखो शेल वर्ड दोबारा यूज किया, जहां शेल है वहां ड्यूटी है। शेल फॉरवर्ड, शाबाश, अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन, अपनी रेजिग्नेशन की एक कॉपी वो फॉरवर्ड करेगा, along with reason thereof, along with reasons पे क्यों रिजाइन कर रहा है वो, क्या उसको दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है जिसके चलते वो रिजाइन कर रहा है। टू द आरओसी inform DIR 11 along with fees, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज, ध्यान से आप नोट कर लीजिए, फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन द रिजाइनिंग डायरेक्टर shall forward a copy of his resignation along with reason thereof to the ROC, inform DIR 11 along with fees। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा, ROC को क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ड्यूटीज भी हमने लिखी। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसके हमने नोट किया कि डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी ये डायरेक्टर का ऑप्शन है, अगर वो रिजाइन करना चाहता है ये उसका राइट है। रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर टू रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर इज अ राइट ऑफ सच डायरेक्टर, ठीक है। तो इसलिए वर्ड यहाँ यूज किया मे, यहाँ उसका ऑप्शन है तो मे वर्ड यूज करते हैं। रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी, सच नोटिस मस्ट बी गिवन टू द कंपनी एंड नॉट टू द थर्ड पर्सन, for example creditor। On receipt of notice of resignation, the board shall take note of the same, intimate to ROC in form DIR 12 within 30 days from receipt of resignation। 30 दिन के अंदर, रेजिग्नेशन के 30 दिन के अंदर ये क्या करेंगे, ROC को इंटीमेट करेंगे। और इंटीमेट कैसे करेंगे, इन फॉर्म DIR 12, ठीक है। और इसके बाद रेजिग्नेशन के बाद सिर्फ डायरेक्टर्स की ड्यूटी नहीं थी, आपने नेक्स्ट पॉइंट में किया, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजिग्नेशन द रिजाइनिंग डायरेक्टर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन अलोंग विद हिज रीजंस देयरऑफ टू द ROC इन फॉर्म DIR अलोंग विद फीस, ठीक है। तो दोनों की ड्यूटीज बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ROC को क्लियर पिक्चर पता चले कि कंपनी का डायरेक्टर क्यों छोड़ के जा रहा है, और दोनों की बात अगर सेम है, ठीक है, शाबाश। तो ROC दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को पता लग जाएगा, ROC को फॉर्म नंबर 12 से और फॉर्म नंबर, क्योंकि जब डायरेक्टर 11 में लिखेगा तो डायरेक्टर जब फॉर्म नंबर 11 फाइल करेगा तो उसमें रीजंस भी लिखेगा। यहाँ पे लिखा है अलोंग विद रीजंस देयरऑफ, तो ROC को पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स कंपनी से रिजाइन
क्यों करेगा। अब फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन क्या है। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर आप फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट from the later of the from the later date from the later of the following। later मतलब बाद वाली तारीख, later of the following, यानी यहाँ पे हम आपके सामने दो डेट रखेंगे, जो भी डेट बाद में आएगी उससे वो इफेक्टिव हो जाएगा। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल बी टेकन इफेक्ट फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो आप ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है, फॉलोइंग डेट्स, यानी जो भी डेट बाद में आएगी, हम यहाँ दो डेट लिखेंगे बेटा, और जो भी डेट बाद में आएगी उससे वो रेजिग्नेशन इफेक्टिव मान लिया जाएगा। तो ध्यान से आपने बात को यहां नोट करना है। तो 2 तारीख लिखेंगे, जोन सी बाद वाली डेट होगी उससे इफेक्टिव माना जाएगा। तो पहली डेट क्या है, डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, डेट ऑन विच द नोटिस is received by the company, notice is received by the company। date on which the notice is received by the company। और दूसरी डेट है डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस, बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस। देखो दो काम हो सकते हैं, अगर उसने डेट स्पेसिफाई की है तो जो लेटर डेट है, ठीक है, उससे इफेक्टिव होगा। शाबाश। अगर उसने डेट लिखी है कि मैं 15 सितंबर से रिजाइन कर रहा हूं और कंपनी के पास नोटिस पहुंचा 20 सितंबर को, तो लेटर डेट कौन सी है, पहले वाली डेट लेटर है, तो फर्स्ट वाली उस पर इफेक्टिव होगा। और उसने अगर लेटर भेजा है 15 सितंबर को और कहा है कि मैं 20 सितंबर से क्या कर रहा हूं, रिजाइन कर रहा हूं, तो लेटर डेट कौन सी है, 20 सितंबर। जहां उसने नोटिस में ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किस डेट से वो रिजाइन कर रहा है, उसने लिखा, उसने लैंग्वेज क्या यूज करी, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट, और डेट नहीं लिखी। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी को वो नोटिस सर्व हो जाएगा उस दिन वो ऑफिस से रिजाइन हो जाएगा। तो जो भी डेट है, आपने दो डेट देखी, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, और पहली डेट क्या है इसमें, डेट ऑन विच द नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, और दूसरी डेट क्या है, डेट इफ एनी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्टर इन द नोटिस। शाबाश बेटा, आपने डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए। सेक्शन 168 हम कर रहे हैं बेटा, ध्यान से आपने नोट करना है। ये हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, 168। आइए बाद में पूरे सेक्शन को एक बार रिवाइज भी करवाऊंगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ मेंशन करेंगे। शाबाश। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लायबिलिटी के बारे में उसकी लिखेंगे, डायरेक्टर who has resigned, director who has resigned
डायरेक्टर जो ऑफिस से रिजाइन कर चुका है शेल बी लाइबल, उसकी लाइबिलिटी बता रहे हैं बेटा, ध्यान से आप नोट कर लीजिए। शेल बी लाइबल इवन आफ्टर इट्स रेजिग्नेशन, इवन आफ्टर, उसकी लाइबिलिटी इमीडिएट खत्म हो जाएगी या इमीडिएट खत्म नहीं होगी, इस पॉइंट पर हम क्लैरिफिकेशन आपके सामने रख रहे हैं। Director who has resigned shall be liable even after his resignation for the offences which occurred during his tenure। तो समझ लीजिए बेटा, Director who has resigned shall be liable even after its resignation, ठीक है। अपने रेजिग्नेशन, इट्स वर्ड यहाँ यूज ना करें, हिज वर्ड यूज करें। डायरेक्टर हु हैज रिजाइंड शैल बी लाइबल इवन आफ्टर हिज रेजिग्नेशन, ठीक है। रेजिग्नेशन के बाद भी वो लाइबल रहेगा फॉर द ऑफेंसेस, जो भी ऑफेंसेस हुए एक्ट के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो ऑफेंसेस अकर्ड ड्यूरिंग हिज टेन्योर, तो उसकी टेन्योर में जो जो ऑफेंसेस हुए उसके लिए उसकी लाइबिलिटी रिजाइन देकर वो बच नहीं सकता। उसके टेन्योर में जो भी गड़बड़ झाले हुए हैं, जो भी फ्रॉड्स ऑफेंसेस हुए हैं, उसके लिए वो कंटिन्यू लाइबल रहेगा। यदि कंपनी में सभी डायरेक्टर्स रिजाइन कर जाएं, ऐसा एक पॉइंट आया था कि लास्ट सेक्शन पढ़ रहे थे 167 में कि सभी डायरेक्टर्स का ऑफिस वैकेंट हो गया है, तो वहां हमने जो पढ़ा था बेटा 167 में, वही रेमेडी यहां भी मिलेगी, शाबाश। तो इफ ऑल द डायरेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्टर का ये राइट है, वो कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। अगर सारे डायरेक्टर्स ने फैसला ले लिया कि वो रिजाइन कर देंगे ऑफिस से, इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, तो ईपीक्यू क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये एग्जाम का हो सकता है। इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, अगर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स अपने ऑफिस से रिजाइन कर दें, फ्रॉम द ऑफिस, तो क्या होगा? देयर ऑफिसेस, और आप ऐसे नोट कीजिए, इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है, फ्रॉम द ऑफिस, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड कीजिए, और देयर ऑफिसेस, ठीक है, बिकम्स वैकेंट अंडर सेक्शन 167, ध्यान से आपने नोट करना है। द प्रमोटर और इन हिज एब्सेंस, द प्रमोटर और इन हिज एब्सेंस, बहुत ध्यान से नोट करना है। द सीजी, द सेंट्रल गवर्नमेंट shall appoint the required number of directors, the required number of directors who shall hold office। अब टेन्योर क्या रहेगी, ध्यान से आपने नोट करना है। Who shall hold office, जो कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, शाबाश, ध्यान से आपने नोट करना है। टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, टिल द डायरेक्टर्स, बहुत ध्यान से आपने नोट करना है, आर अपॉइंटेड
इन द जनरल मीटिंग, इन द जनरल मीटिंग। तो ध्यान से आपने नोट करना है बेटा, कुछ ऐसी प्रोविजन हमने पढ़ी थी। यहां हम रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। 167 में हमने वैकेंसी की बात करी थी, ठीक है। तो वैकेंसी कई तरीकों से हो सकती है, जरूरी नहीं रेजिग्नेशन से वैकेंसी हो। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। इफ ऑल डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस और वैकेट देयर ऑफिस अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 1 above, the promoter of or in his absence, the promoter or in his absence, CG। तो प्रोमोटर्स अभी अगर नहीं मौजूद हैं, पॉसिबल नहीं है कि प्रोमोटर्स को हम उनसे हेल्प ले सकें या उनसे गाइडेंस ले सकें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु शैल होल्ड ऑफिस टिल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग। और प्रोमोटर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कर देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर देगा तो वो डायरेक्टर्स का टेन्योर कंपनी की जनरल मीटिंग तक होगा। जब तक जनरल मीटिंग नहीं हो जाती तो वो डायरेक्टर सीजी के द्वारा अपॉइंट किए हुए डायरेक्टर काम करेंगे। ये हमने बेटा कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पूरे सेक्शन के प्रोविजंस को 168 को कवर किया, लेकिन अभी बहुत सारे पॉइंट्स और भी बचते हैं जो हमें रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर से हमें रिलेटेड करने हैं। तो आइए अपनी इस जर्नी को हम कंटिन्यू रखें और रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, 168 के अलावा हम और भी बहुत बातें इसमें करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप हेडिंग डालिए वहां पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजिग्नेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ऑफ डायरेक्टर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए उनको हम ध्यान में रखेंगे। शाबाश बेटा। चलिए पहले हम बात करेंगे कि पहले हम बात करेंगे विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन की। विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन, क्या डायरेक्टर रेजिग्नेशन को विड्रॉ कर सकते हैं? ये सवाल है हमारे सामने, ये क्वेश्चन है, विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जब भी सेक्शन 168 की बात होगी, ठीक है, जब भी आप सेक्शन 168 की बात करेंगे, ठीक है, तो मस्ट चेक द पोजीशन ऑफ, एक जरूर चेक करना है क्वेश्चन में, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मस्ट चेक द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेटा आप ये काम करेंगे, और एग्जाम में तो ये काम करेंगे। जब भी ऐसी कोई बात आएगी तो आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात जरूर चेक करनी है कि क्वेश्चन में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आइए हम इस बात को नोट करेंगे। आप लिखिए, रेजिग्नेशन मे बी विड्रॉन। रेजिग्नेशन विड्रॉ भी किया जा सकता है। विड्रॉ का मतलब होता है वापस लिया जा सकता है। रेजिग्नेशन मे बी विड्रॉन in accordance with the terms of the agreement। आप नोट करेंगे बेटा, between the director and the company, agreement
बिटवीन द डायरेक्टर एंड द कंपनी। डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट है तो विड्रॉ भी किया जा सकता है बिटवीन द डायरेक्टर एंड द कंपनी। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आई। या फिर और वर्ड है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को लेकर अगर आप लोगों के कंसेप्ट कमजोर है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको बेटा। मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह का होगा कि मैं मान के चलूंगा कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंसेप्ट कमजोर हैं, हो सकता है कि कमजोर ना हो, तो मेरे बताए हुए तरीके से आपके कमजोर हैं या नहीं हैं आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके कमजोर नहीं है तो अच्छे से बात आपको समझ में आ जाएगी, अगर कमजोर हैं तो आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, क्योंकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बातें तो बेटा आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि इस लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस लेवल पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बताते हैं? दे आर इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वंस दे आर रजिस्टर्ड, एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि कंपनी के साथ जो भी एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, उसने अपनी पोजीशन के बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ लिया है और समझ लिया है, और उसका एग्रीमेंट करना इस बात का इम्प्लाइड कंसेंट है कि वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बातों को मानता है। तो हम बात कर रहे हैं विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन की, कि रेजिग्नेशन में बी विड्रॉन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट की टर्म्स ऐसी हैं, कंपनी के बीच में, कंपनी और डायरेक्टर के बीच में जब डायरेक्टरशिप का एग्रीमेंट हुआ था तो वहाँ पे लिखी हुई थी ये बात कि डायरेक्टर अगर रिजाइन करे तो वो वापस भी रेजिग्नेशन ले सकता है, और वापस लेने का प्रोसीजर एक्ट ने तो ये बताया कि हाँ ले सकता है, लेकिन एक्ट ने ये विड्रॉल कैसे होगा इसकी बात दो चीज़ों पे छोड़ दी। कहते हैं या तो इसे आप एग्रीमेंट में लिख लीजिए, और अगर आप एग्रीमेंट में नहीं लिखते तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, जो आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वहां पर जिस तरह से लिखा है उस तरह से आप विड्रॉ कर सकते हैं। शाबाश बेटा। तो आर्टिकल्स, वही मैं बात कर रहा था कि आर्टिकल्स वंस रजिस्टर्ड दे शैल बी, ठीक है बेटा, बाउंड, एवरीबडी शैल बी बाउंड बाय सच आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में विड्रॉल की बात लिखी है और डायरेक्टर अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ करना चाहता है, ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आपको क्वेश्चन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पोजीशन लिखनी होगी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर विड्रॉल की बात लिखी है और डायरेक्टर रिजाइन करने के बाद अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ करना चाहता है तो क्या कर पाएगा? हाँ जी कर पाएगा। सेक्शन इस बात की परमिशन दे रहा है, ला इस बात की परमिशन दे रहा है, ठीक है बेटा। अब एक सवाल और, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है, उसे भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिफ्यूज कर सकते हैं रेजिग्नेशन से? ठीक है, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा रिफ्यूजल ऑफ रेजिग्नेशन पे। क्या डायरेक्टर्स रेजिग्नेशन, ठीक है, को एक्सेप्ट करने से, ठीक है, रिफ्यूजल टू ऑफ रेजिग्नेशन, ठीक है, ये बात आप बहुत ध्यान से, ठीक है, सुन लीजिए। रिफ्यूजल ऑफ रेजिग्नेशन यानी वो मना कर दे, भाई हम नहीं तेरा रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, मना कर दें रेजिग्नेशन लेने से, रिफ्यूज कर दें। आप रिजाइन करने गए हो, वो कहते हैं नहीं भाई हम तो नहीं लेंगे इसे रेजिग्नेशन, ठीक है। आइए नोट कीजिए बेटा ये पॉइंट। द बोर्ड हैज नो पावर, द बोर्ड हैज नो पावर टू रिफ्यूज, टू रिफ्यूज द रेजिग्नेशन। आप सेक्शन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेंगे
तो वहां भी ये बात अच्छे से क्लियर हो जाती है। द बोर्ड हैज नो पावर टू रिफ्यूज द रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर को डायरेक्टर के बोर्ड हैज नो पावर टू रिफ्यूज द रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर। उनके पास पावर ही नहीं है अनलेस, तो वापिस यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात चेक करनी। अनलेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, ऑफ द कंपनी, अनलेस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी contains a provision, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविजन है तो ऐसा हो सकता है। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी कंटेन्स अ प्रोविजन टू दिस इफेक्ट। और ये जो रूल हमने लिखा है रेजिग्नेशन के बारे में, ठीक है, यहाँ पे एक हम केस लॉ रेफर करेंगे। आइए उस केस लॉ का नाम लिखिए, निकोटिन सेफ्टी एक्सप्लोजिव्स। ये फैसला कहाँ लिया गया, निकोटिव, NE को स्पेस कम है तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिखना चाहूंगा। आप ध्यान से मेरी बात को लिखेंगे, इस केस का नाम लिखेंगे। निकोटाइन सेफ्टी एक्सप्लोजिव्स, ठीक है। कुछ किताबों में निकोटाइन लिखा है इसका केस और कुछ में निकोटाइन लिखा है, तो आपने गलती नहीं करनी है बेटा। निकोटाइन सेफ्टी एक्सप्लोजिव्स, निकोटाइन भी लिखा है कुछ किताबों में, इसका नाम निकोर RA लिखा है, तो आप निकोटाइन भी लिखा है कुछ किताबों में इसका नाम केस का। सेफ्टी एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड के केस में ये ऐसा फैसला कोर्ट ने लिया, ठीक है, शाबाश। कि अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, क्या क्या लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि डायरेक्टर्स के पास रिफ्यूज करने की पावर है, तो वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं। रिफ्यूजल ऑफ रेजिग्नेशन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। अब जब रेजिग्नेशन दे दिया, क्या एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है डायरेक्टर ने। नेक्स्ट आप इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, एक क्वेश्चन के फॉर्म में इस पॉइंट को मैं लिखना चाहता हूं, इज एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। कि डायरेक्टर ने तो रेजिग्नेशन लिखा है, क्या उसको एक्सेप्ट करने की रिक्वायरमेंट है, इज एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड। या सेक्शन 168 ने जो ड्यूटीज बताई हैं डायरेक्टर्स को, वो ड्यूटीज पूरी करनी है, ठीक है। आइए वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। इज एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड आप लिखेंगे नो, आप अपनी बात लिखेंगे नो, एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर एक्सेप्ट इन, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस यहां पे हम मेंशन करेंगे, उन सर्कमस्टांसेस में एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी। इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जहां आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। शाबाश बेटा। फर्स्ट पॉइंट है, मैंने बोला कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग करना है, वेयर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन does not permit a director to resign
at any time ठीक है, ध्यान से आपने बात को नोट करना है। at any time और stipulates मतलब stipulates का मतलब impose condition यानी शर्त लगाता है। आर्टिकल्स शर्त लगाते हैं यहाँ पर। impose stipulation that acceptance of resignation is a must। और ये शर्त लगाते हैं कि जब तक डायरेक्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ना हो जाए, ठीक है, तो तब तक डायरेक्टर का रेजिग्नेशन वैलिड नहीं है। अगर आर्टिकल्स में ये पोजीशन है तो उस केस में एक्सेप्टेंस कंपलसरी हो जाती है। एज सच अगर सिर्फ सेक्शन को पढ़ें तो एज सच एक्सेप्टेंस का जिक्र ही नहीं किया गया है। सेक्शन ये कहता है पहले पॉइंट में कि कोई भी डायरेक्टर अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है, और जब डायरेक्टर रिजाइन कर देगा तो उस वक्त बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या ड्यूटीज हैं, और रिजाइनिंग डायरेक्टर की क्या ड्यूटीज। नंबर दूसरी बात रिजाइनिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। या ऐसे लिखिए रेजिग्नेशन लेटर expressly resignation letter expressly मतलब clearly क्या प्रोवाइड करता है, आप नोट कीजिए। clearly states that it will take effect only लेटर में साफ साफ लिखा है, ठीक है, only upon acceptance by the company, डायरेक्टर ने रेजिग्नेशन लिखा है और उसमें लिखा है कि मैं इस रेजिग्नेशन को इफेक्टिव तब मानूंगा जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इफेक्ट ओनली अपॉन एक्सेप्टेंस बाय द कंपनी, और जब कंपनी उसे एक्सेप्ट कर लेगी तो उसे वैलिड तब माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड उसे नहीं माना जाएगा। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे लिखना है कि कब कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं। नो एक्सेप्शन इज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो 2 सर्कमस्टांसेस हमने देखे कि कहाँ उसे एक्सप्रेसली रिजाइन करना है, कहाँ उसे एक्सप्रेसली मैं ठीक करता हूँ पिछली बात को, यानी ये एक्सेप्शन पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि कहाँ उसका रेजिग्नेशन पर एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली चाहिए, अदरवाइज एज सच एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी रेजिग्नेशन नीड नॉट टू बी एक्सेप्टेड। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां एक्सेप्टेंस के बिना इफेक्टिव रेजिग्नेशन नहीं होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां एक्सेप्टेंस के बिना रेजिग्नेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। और इसी सीरीज का एक थर्ड एक्सेप्शन भी लिखिए। When the tenure ठीक है of the resignation letter is such that
it requires acceptance. ठीक है, कहते हैं कि जहां पे when the tenor of the resignation letter is such that it requires acceptance, तो वहां पे आपको express acceptance चाहिए होती है. बिना acceptance के आप वहां पर आप नहीं अपना काम चला सकते. एक्सेप्टेंस के बिना रेजिग्नेशन आपका वैलिड नहीं माना जाएगा. और यहाँ कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप अपने डाउट को मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9818050252 पर SMS कर सकते हैं. कोई भी किसी भी वर्ड पर यहाँ डाउट है, आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आई, या कोई भी पैराग्राफ समझ में नहीं आया, या कोई भी सेक्शन समझ में नहीं आया, तो वहाँ आप एक्सप्रेसली आप अपने डाउट को टाइप कर सकते हैं. आप हिंदी में भी वहाँ लिखकर, अपने हाथ से लिखकर एक फ़ोटो क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ID पर भेज दीजिए, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका जवाब दूंगा. आइए इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं. इन दीज केसेस कौन से केसेस की बात करी आपने? जो फर्स्ट में देखा, सेकंड में देखा, थर्ड में देखा. द रेजिग्नेशन विल बी इफेक्टिव ओनली, the resignation will be effective only when notice is served on the company. Notice is served on the company, या आप कह सकते हैं board, and resignation is accepted. As such कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. तो तीन बातें आपने कही. When the tenor of the resignation letter is such that it requires acceptance. लिखने का तरीका इस तरह का है कि एक्सेप्टेंस आपको जरूरी करनी पड़ेगी. और उसने साफ साफ लिखा है कि आप मेरे लेटर को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो मैं रिज़ाइन करता हूँ. और पहली बात, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में डायरेक्टर को एक एक्सेप्टेंस भेजना पड़ेगा ROC को इन्फॉर्म करने से पहले. ठीक है, और डायरेक्टर भी तभी इन्फॉर्म करेगा ROC को जब वो एक्सेप्टेंस रिसीव कर लेगा. अब इस डिस्कशन को आइए और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं. शाबाश. ठीक है, आइए शाबाश. हम एक यहाँ पे एक आपके सामने सवाल रखेंगे. पोजीशन ऑफ MD, मैनेजिंग डायरेक्टर और WTD, होल टाइम डायरेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू ठीक है, रेजिग्नेशन. अब यहाँ पे इन लोगों की पोजीशन क्या है? आइए इसको हम एक क्वेश्चन की तरह देखते हैं कि अगर एक MD और WTD की एक टाइम में दो तरह की कैपेसिटी है, वो डायरेक्टर भी हैं कंपनी के और एम्प्लॉय भी हैं. बहुत ध्यान से आपने ये बात को सोचना है कि डायरेक्टर की तो ठीक है, हमने पोजीशन देख ली, लेकिन हम MD और WTD की बात कर रहे हैं. MD या WTD की जो पोजीशन है वो ड्यूअल कैपेसिटी होती है. वो एक ही समय में एम्प्लॉय भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, तो उन पर रेजिग्नेशन का जो प्रोसीजर है वो एम्प्लॉय वाला चलाएंगे या शाबाश एम्प्लॉय वाला चलाएंगे या डायरेक्टर वाला. तो ये पॉइंट यहाँ पे देखने का है. ठीक है, तो यहाँ पे ROC का एक हम केस भी रेफर करेंगे. ROC ने यहाँ पे डिसाइडेड केसेस में ये चीज़ फैक्ट है कि उसे एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट किया जाएगा, ना कि डायरेक्टर्स की तरह.
तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब एक पर्सन एमडी है या डब्ल्यूटीडी है तो वो एम्प्लॉय भी है, तो रेजिग्नेशन प्रोसीजर एम्प्लॉयज़ के लिए जो फॉलो किया जाता है कंपनी में, उसको फॉलो किया जाए या सेक्शन 168 के प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। आओ इसे हम अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से इसे हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉलोइंग पॉइंट्स आप लिखिए बेटा, फॉलोइंग पॉइंट्स must be considered ठीक है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ, फॉर रेजिग्नेशन, आप ऐसे लिखिए, रेजिग्नेशन ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी। आइए जी, तो पहले आप ये जान लीजिए, फर्स्ट आप ये जान लीजिए कि इन लोगों की ड्यूअल कैपेसिटी है। इन लोगों की क्या है? ड्यूअल कैपेसिटी है, यानी एक ही समय पर ये डायरेक्टर भी हैं और एक ही समय पे ये एम्प्लॉय भी हैं। तो आप लिखेंगे बेटा एमडी डब्ल्यूटीडी occupy two positions। तो इन लोगों की दो तरह की पोजीशंस होती हैं। तो नंबर एक क्या है कि वो डायरेक्टर हैं, और दूसरी बात वो एम्प्लॉय भी हैं। तो ध्यान से आपने मेरी बात को समझना है। पहली बात ड्यूअल कैपेसिटी है, और दूसरी बात रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इसे क्या करना है? एज एम्प्लॉय रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैन नॉट गिव, employee cannot give up office at his pleasure। आप कंपनी आपको अगर नौकरी पे रखेगी तो यूजुअली ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है कि एम्प्लॉय जब चाहे जब रेजिग्नेशन नहीं दे सकता, लेकिन डायरेक्टर जब चाहे जब रेजिग्नेशन दे सकता है। एम्प्लॉय कैन नॉट गिव अप ऑफिस एट हिज प्लेजर, ठीक है, सिंपली बाय गिविंग नोटिस, सिंपली बाय गिविंग नोटिस। एम्प्लॉय सिर्फ नोटिस देके रिजाइन नहीं कर सकता। द नोटिस लेटर ऑफ एम्प्लॉय is required to be approved। or accepted by the company, and the officer concerned आपने बहुत ध्यान से करना है, has to be relieved, relieved का मतलब क्या होता है कि
उसे मुक्त किया जाता है अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटीज से, रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो एक्सेप्टेंस एमडी और डब्ल्यूटीडी की बात करेंगे तो एक्सेप्टेंस कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस कंपलसरी होता है। आप लिखिए, केस का नाम लिखिए, ये ऐसा फैसला केस में आया था अछूता पई वर्सेस आरओसी का केस में ये फैसला, अछूता पई वर्सेस आरओसी के केस में ये फैसला आया कि नहीं भाई, एमडी और डब्ल्यूटीडी एज, ठीक है, एमडी और डब्ल्यूटीडी एज एम्प्लॉइज रिजाइन करेंगे, ठीक है, ना कि एज डायरेक्टर रिजाइन करेंगे। और इसके अंदर एक पॉइंट और आप ऐड कीजिए, कंटिन्यू एज ऑर्डिनरी डायरेक्टर। अब यहां ये बात भी ध्यान से समझने वाली है कि वो एमडी से रिजाइन दे रहा है या डायरेक्टर से रिजाइन दे रहा है। उसने अगर रिजाइन एज एमडी दिया है, यानी हो सकता है कि वो एमडी ना बनना चाहता, बना रहना चाहता हो सकता है कि वो डब्ल्यूटीडी ना बना रहना चाहता हो। तो यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, ध्यान से समझने की बात है। तो रेजिग्नेशन, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात को समझा बेटा, क्योंकि वो डुअल कैपेसिटी है ना, डुअल कैपेसिटी पे है। तो लिखिए, रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑफिस, फ्रॉम द ऑफिस of MD does not automatically, समझ लीजिए बात को, does not automatically result in vacation of office of director, vacation of ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि वो डुअल कैपेसिटी है, वो एज अ डायरेक्टर भी है और एज अ एम्प्लॉय भी है। लेकिन उसने एमडी के पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या वो डायरेक्टर बना रहेगा? तो ये तो उसके रेजिग्नेशन लेटर को पढ़ के पता चलेगा भाई। लेकिन लॉ की पोजीशन ये है, ही मे still continue to remain, he may still continue to remain, आप ध्यान से बात को लिखेंगे, एज एन डायरेक्टर। डायरेक्टर तो वो बना रहेगा, डायरेक्टर तो वो बना रहेगा। बात को आप पूरा लिखिए तो मजा आएगा। अनलेस, लास्ट में लिखिए, लास्ट इसी सेंटेंस को मैंने खत्म नहीं किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लिख रहे हैं प्रेजेंटली, शाबाश। तो क्या कहता है, अनलेस हिज रेजिग्नेशन लेटर इंडिकेट अदरवाइज। तो जब तक साफ साफ नहीं लिखे जाएगा कि मैं डायरेक्टर पद से भी इस्तीफा दे रहा हूं और एमडी से भी दे रहा हूं और डायरेक्टर से भी दे रहा हूं, क्योंकि डुअल कैपेसिटी है ना, तो दोनों छोड़नी पड़ेगी ना उसको एक्सप्रेसली। अगर वो कहता है कि मैं खाली एमडी पद से इस्तीफा दे रहा हूं और उसने ये नहीं कहा कि मैं डायरेक्टर से भी इस्तीफा दे रहा हूं, तो वो एमडी तो नहीं रहेगा लेकिन डायरेक्टर तो वो बना रहेगा। अनलेस हिज रेजिग्नेशन लेटर इंडिकेट अदरवाइज, एक वर्ड और लिख लो यहां पे, इंडिकेट अदरवाइज। तो यहां पे बेटा बहुत सारे हमने क्वेश्चन, डायरेक्टर से रिलेटेड काफी सारी पोजीशन हमने देखी, ठीक है।
हमने देखा कि आर्टिकल्स की बात आपने माननी है। अगर आर्टिकल्स कुछ शर्तें रखता है रेजिग्नेशन के लिए तो उन शर्तों का पूरा होना शाबाश जरूरी है। और ठीक है, एक पॉइंट और बेटा, ठीक है, इफ टेन्योर इज ऑलरेडी फिक्स्ड, टेन्योर ऑलरेडी फिक्स्ड है तो वहां पे लीगल पोजीशन क्या बनती है? इफ टेन्योर मतलब ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस इज ऑलरेडी फिक्स्ड, शाबाश। व्हेन, इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन डायरेक्टर हैज contracted, when the director has contracted to act for a fixed period या टेन्योर आप कह सकते हैं, ऊपर टेन्योर वर्ड यूज किया है। द कंपनी कैन sue him for damages for breach of such contract, for breach of such contract। उसने भाई वादा किया था कि एक फिक्स पीरियड के लिए वो डायरेक्टर बना रहेगा, लेकिन अपने पीरियड से पहले ही वो रिजाइन कर रहा है, तो वो ऐसा डायरेक्टर नहीं बना रहेगा। पीरियड से पहले रिजाइन कर सकता है, देखो रिजाइन करने पे नहीं रोक रहे हैं बेटा उसे, रिजाइन तो वो कर सकता है, लेकिन अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो कंपनी डैमेजेस क्लेम यहां पर कर सकती है। आइए बेटा इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे। आइए आज की क्लास को हम, पूरी क्लास को आज हम रिवाइज करेंगे एक बारी।